हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में ही पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि हफ्ते में 2 या फिर 3 बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में पूछे जाते थे, उनसे संबंधित वीडियोज हफ्ते में 2 या फिर 3 बार मैं लेकर के आता हूँ। इससे होता क्या है, इससे आपको पता लगता है कि आपके पहले हमीरपुर बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछा करते थे, एग्जामिनर किस लेवल के क्वेश्चंस सेट किया करता था। इससे आपको भी यहाँ पर एक आइडिया लग जाएगा कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पुट किए जा सकते हैं, और वही आपको यहाँ पर करना है। जिन बच्चों की 3 या फिर 4 नंबर से सिलेक्शन रह जाती थी, तो उनको भी आपको यहाँ पर इंप्रूव करना है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा जिस तरीके से मैं अदर वीडियोस में करता हूं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर आपको बता दूंगा, बट कुछ एक की फैक्ट होते हैं जो कि हर एक बच्चे को पता होने चाहिए, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 37 से शुरू करते हैं। ब्लैक सॉइल इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद। तो भारत में काली मिट्टी किससे संबंधित है? क्या यह बेसाल्ट से संबंधित है, ग्रेनाइट से, लाइमस्टोन या फिर सैंडस्टोन? तो भारत में जो काली मिट्टी है वो बेसाल्ट से संबंधित होती है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पर पता चलना चाहिए कि ये जो काली मिट्टी है, ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कपास की यहाँ पे बात आई है, तो 2 क्वेश्चंस देखो कपास से संबंधित पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कपास का सबसे अधिक उत्पादन भारत के कौन से स्टेट में किया जाता है? तो वो किया जाता है गुजरात स्टेट में। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूरे के पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है कि पूरी की पूरी दुनिया में कपास का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो वो कौन करता है? तो वो करता है चाइना। तो 2-3 की पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, एगर एगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो एगर एगर किससे प्राप्त होता है? क्या यह ग्रास से प्राप्त होता है, फिश से प्राप्त होता है, सी वीड या फिर बार्क ऑफ ट्री? तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट जो है तो इसी तरह एग्जाम में पूछा जाता है। तो एगर एगर प्राप्त होता है सी वीड से, यानी कि समुद्री शैवाल से। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और पॉइंट देखो आपको ध्यान में रखना है। कई बार देखो पूछा जाता है कि एगर एगर किससे प्राप्त होता है, और ऑप्शन में सी वीड नहीं होता, तो ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में होता है रेड एल्गी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन में सी वीड नहीं दिया गया होगा तो ऑप्शन में दिया गया होगा रेड एल्गी, वो आपको टिक करके आना है। तो एगर एगर किससे प्राप्त होता है? एक तो यह सी वीड से प्राप्त होता है और एक यह रेड एल्गी से प्राप्त होता है। ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ये दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेविगेबल रिवर। तो निम्न में से कौन सी नौगम्य नदी नहीं है? अब नौगम्य नदी नहीं है मतलब यह जो है तो जहाजों और बोट्स के चलने योग्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो जहाजों और वो बोट के चलने योग्य नहीं है? तो वो कौन सी नदी नहीं है? तो वो हो जाएगी चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है तो बोट या फिर जहाज के चलने योग्य नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चिनाब नदी। चिनाब नदी देखो निकलती कहाँ से है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। चिनाब नदी के ऊपर कुछ एक बांध बने हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो पूछा जाता है आपसे बगलिहार बांध, एक आपसे पूछा जाता है दुलहस्ती बांध, और एक आपसे पूछा जाता है सलाल बांध। तो बगलिहार हो गया, दुलहस्ती हो गया और सलाल बांध हो गया। ये कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं चिनाब नदी पर। और ये तीनों के तीनों देखो कहाँ पर हैं? तो ये हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि हर एक बच्चे को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ऑफन कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। तो निम्न में से कौन सा फाइबर प्रायः भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो वो किसको कहा जाता है? सीसल को कहा जाता है, हेम्प को कहा जाता है, कॉटन या फिर जूट को कहा जाता है? तो देखो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आप सभी को पता है बहुत बार एग्जाम्स में बनने की संभावनाएं होती हैं। अभी हाल फिलहाल हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ था, वहां पर बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चंस देखो आपसे पूछे गए थे। जैसे कि हमने 39 क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर आपसे पूछा गया था कि यारलुंग जांगपो रिवर किस रिवर को कहा जाता है? तो यारलुंग जांगपो रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है तिब्बत में। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस देखो आपको पता होने चाहिए। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा फाइबर प्रायः भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है? किसको जो है तो गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहते हैं? तो वो कहते हैं जूट को। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि भारत में
सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन-सा स्टेट करता है? तो वो कौन-सा करता है? तो वो करता है वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार जो है तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट इन इंडिया? तो भारत में निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अनपढ़ या फिर इलिटरेट कहाँ पर हैं? तो वो है बिहार राज्य में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार देखो आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन-सा है? तो वो आपको पता चल गया, तो वो कौन-सा है? तो वो है बिहार। और इसकी साक्षरता कितनी है? वो आपसे पूछा जा सकता है। तो वो है 63.82%। ये तो हमने देखा भारत का सबसे कम साक्षर राज्य। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन-सा है? तो वो ऑब्वियसली कौन-सा है? तो वो है केरला। ये पॉइंट्स देखो हम बार-बार जो है तो डिस्कस करते रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। यही वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 1 या फिर 2 नंबर से पीछे कर देते हैं, या तो आपकी सिलेक्शन करवा देते हैं। तो इन बेसिक क्वेश्चंस को आपको बार-बार पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन-सा है? तो वह है केरला। और इसकी साक्षरता कितनी है? 96.2%। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा केरला की है, सबसे कम जो है तो बिहार की है, और मैंने इनकी साक्षरता भी आपको बता दी। अच्छा, ओवरऑल अगर आपसे भारत का पूछेंगे कि भारत की ओवरऑल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो भारत की ओवरऑल कितनी है? तो वो है 74.04%। ये कुछ एक आंकड़े होते हैं जो कि बहुत बार देखो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पुल फैक्टर दैट कॉज़ माइग्रेशन? तो निम्न में से कौन-सा प्रभावी कारक है जिसके कारण जो है तो प्रवसन होता है? आप सभी को पता है माइग्रेशन लोग क्यों करते हैं? बिहार से आए हुए लोग हमारे हिमाचल में क्यों आते हैं? क्योंकि बेरोजगारी के कारण आते हैं। यही आपसे पूछा गया है कि कौन-सा प्रभावी कारक जिसके कारण प्रवसन होता है? तो वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, यानी कि बेरोजगारी के कारण। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स इज द लास्ट टू अपीयर ऑन द सीन्स ऑफ इंडिया? तो भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म निम्न में से कौन सा था? अब इस तरह के क्वेश्चंस आप सभी को पता है, ये होते हैं बेसिक क्वेश्चंस, या फिर हम इनको या तो स्टैटिक क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। तभी मैं आपको बोलता हूँ स्टैटिक क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में 6 या फिर 7 क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे। तो भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म कौन सा था? तो वो था सिखिज्म। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा हिंदुइज्म हो गया और बुद्धिज़्म हो गया। यह जो है तो सबसे पुराने धर्म हैं। बाकी इस्लाम की अगर बात करें तो इस्लाम हमारे इंडिया में कब आया था? तो यह 7th सेंचुरी में आया था। और ये जो सिखिज़्म है, यह हमारे इंडिया में जो है तो कब अपीयर हुआ था? तो यह 15th सेंचुरी में अपीयर हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम क्रिश्चियन पॉपुलेशन? तो भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या है? तो सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या कहाँ पर हो जाएगी? अब ऑप्शन डी में देखो मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश में ईसाई जनसंख्या होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये ऑप्शन जो है तो एलिमिनेट हो गया। बच जाएँगे यहाँ पर 3। तो इन 3 में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या कहाँ पर है? तो वो ऑब्वियसली कहाँ पर है? तो वो है केरला में। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्ज़ाम में बनता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखो वीडियोज़ अगर आपको सच में हेल्पफुल लगती हैं तो ज़रूर से वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें। और हाँ, अगर आपके कोई भाई-बहन या फिर दोस्त एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, तो उनके पास भी हमारी वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर हमें फॉलो ज़रूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर कॉज? तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण क्या होता है? आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह जो है तो एक ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है। और ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है? तो वो होती है ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि हम कह सकते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण क्या हो सकता है? तो वो हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन बी में है एसिड रेन। अब एसिड रेन कैसे होती है, वो भी कुछ एक बच्चे नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हवा में या फिर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एसिड रेन। फिर से मैं आपको बताता हूँ, जब हवा में या फिर एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन्स। ये वाले फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखने हैं, आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए यह हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें,
द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज। तो कचरे के निपटान की उत्तम पद्धति क्या है? तो वो कौन है? तो वह है इंसिनरेशन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भस्मीकरण। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हमने किया हुआ है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जो है तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज ही कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, जेट स्ट्रीम ब्लोज फ्रॉम। तो जेट धाराएं कहाँ पर बहती हैं? क्या यह ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, नॉर्थ टू साउथ, या फिर साउथ टू नॉर्थ? अब कुछ एक बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसी कंफ्यूजन से देखो आपको बचना है। जो भी बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो वो अभी कंफ्यूज हो जाए। एग्जाम में देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जेट स्ट्रीम देखो वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। ये देखो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ड्रिफ्ट प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ। तो ड्रिफ्ट मैदान किसकी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं? अब ये भी कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हैं। ड्रिफ्ट प्लेन अगर आपसे पूछेंगे तो यह किस क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं? तो यह ग्लेशियर यानी कि हिमनद क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखो हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप हमारी जियोग्राफी की पुरानी वीडियोस को देखेंगे तब मैंने वहां पर जो है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, सुनामीज आर ऑरिजिनेट ड्यू टू। तो सुनामी किसके कारण होती है? तो सुनामी आने के कारण क्या होते हैं? क्या यह सी वेव्स समुद्री लहरों के कारण आती है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के कारण आती है, हरिकेन यानी कि तूफान के कारण आती है, रोटेशनल ऑफ द अर्थ पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है? तो सुनामी किस तरीके से आती है? कुछ एक बच्चे देखो यहाँ पर भी कंफ्यूज हो गए होंगे। तो सुनामी आने का कारण होता है अर्थक्वेक, और ये देखो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अभी थोड़े दिन पहले हमने जियोग्राफी का सेक्शन डिस्कस किया हुआ था, जियोग्राफी की लक्ष्य सीरीज वाली वीडियो हमने डिस्कस की हुई थी। तो वहीं पर मैंने आपको बताया हुआ था विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वह है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की जो मेरियाना ट्रेंच है, जिसको हम चैलेंजर गर्त बोलते हैं, वो पूरे के पूरे प्रशांत महासागर, या फिर हम कहें विश्व के सबसे गहरे महासागरों में डीपेस्ट पॉइंट है, या फिर सबसे गहरा बिंदु है। मैंने आपको क्या बताया? मेरियाना ट्रेंच, यानी कि जिसको हम चैलेंजर गर्त बोलते हैं। तो उसकी डेप्थ कितनी है वो आपसे पूछा जाता है, तो 10,984 मीटर उसकी डेप्थ है। ये देखो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी मेंबर्स वर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से कितने सदस्य थे? अब देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग और आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? तो वह है 300। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बट देखो आपको ध्यान में रखना है, जब 1947 में विभाजन हो गया था तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है तो कितने सदस्य हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे 299। आई थिंक 299 के सबसे नजदीक जो है तो 300 है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है तो ऑप्शन ए यहाँ पर कर दिया गया है आंसर की के अकॉर्डिंग। बट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जब 1947 में विभाजन हुआ था तब कितने सदस्य रहे थे? 299। बट 1946 से पहले आप सभी को पता है जब अंतरिम सरकार बन रही थी उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने सदस्य हुआ करते थे? 389 सदस्य हुआ करते थे। प्रारंभिक की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, तो ये दोनों के दोनों फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है? तो वो हमने यूएसए देश के संविधान से बोरो की हुई है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी बात आएगी जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज हमने कहाँ से ली हुई है? तो ये हमने यूएसए देश के संविधान से बोरो की हुई है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यूएसए से हमने क्या क्या चीजें बोरो की हुई है, कुछ एक पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ। यूएसए से ही हमने फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार लिए हुए हैं। उसी की तरह हमने महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि इम्पीचमेंट की प्रोसेस भी कहाँ से ली हुई है? यूएसए के देश के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने जो है तो यूएसए के देश के संविधान से लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी हमने कहाँ से लिया हुआ है? तो वो भी हमने यूएसए देश के संविधान से बोरो किया हुआ है। कुछ एक और पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किस देश के संविधान से बोरो किए हुए हैं? तो वो हमने यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ बोलते थे, वर्तमान में जिसको हम रूस बोलते हैं, तो उस देश के संविधान से हमने मूल कर्तव्य लिए हुए हैं। उसी की तरह कनाडा से हमने क्या क्या लिया हुआ है? जो ऑप्शन बी में देख करके रखा है कनाडा, तो कनाडा से हमने गवर्नर का पद लिया हुआ है। ये देखो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन सी में है यूके, तो यूके देश के संविधान से हमने एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप बोरो की हुई है। ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने
सेंटर स्टेट रिलेशंस के प्रावधान लिए हुए हैं, यानी कि केंद्र राज्य संबंधित प्रावधान हमने कहाँ से लिए हुए हैं, तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से बोरो किए हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, फ्रांस से हमने क्या-क्या चीज़ें बोरो की हुई हैं, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़े से हिमाचल और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसी लगेगी, वो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट में हमें ज़रूर बताना। देयर वाज़ इंडो-पाक शिमला एग्रीमेंट 1972 कंक्लूडेड। तो भारत-पाक शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ था, तो वो कहाँ पर संपन्न हुआ था? अब आपको एक फैक्ट तो यहीं पर पता चल गया, ये जो शिमला एग्रीमेंट था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। किस-किस देश के मध्य में हुआ था? इंडो और पाक के मध्य में हुआ था, इंडिया और भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। और ये हुआ कहाँ पर था? तो ये शिमला के बर्नेस कोर्ट में हुआ था। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डिटेल में हमने इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और हाँ, जो हमारी प्रेज़ेंट में हिमाचल की वीडियोज़ चल रही हैं, तो वहाँ पर भी हम इन क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में ही डिस्कस करते हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है तो रिवाइज़ कर रहे हैं। व्हेन वाज़ द सिरमौर प्रजामंडल फाउंडेड? तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? अब यहाँ पर देखो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। कन्फ्यूज़ किस तरह से होते हैं? पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो आपसे पूछा जाता है कि सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? जो सिरमौर रियासती प्रजामंडल था, उसकी स्थापना हुई थी 1934 में। बट अगर आपसे सिंपल पूछेंगे, सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1939 में। 2 फैक्ट देखो मैंने आपको बताए। जब भी आपसे पूछेंगे सिरमौर रियासत प्रजामंडल की स्थापना, तो वो हुई थी 1934 में। और अगर आपसे पूछेंगे सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना, तो वो हुई थी 1939 में। एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। एक और आपसे पूछा जाता है हिमालयन रियासती प्रजामंडल, इसकी भी स्थापना देखो 1939 में ही हुई थी। तो ये वाला फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, हु हेडेड द हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट सेट अप इन 1948? तो 1948 में स्थापित हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो वो किन्होंने की थी? तो वो की थी शिवानंद रमौल ने। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक पॉइंट पता चल गया। हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट यह कब जो है तो स्थापित हुआ था? 1948 में स्थापित हुआ था। तो इस तरह के छोटे-छोटे फैक्ट देखो आपको पता होने चाहिए। यही जो है तो एग्ज़ाम में हमको कन्फ्यूज़ करते हैं। 144 की बात करें, रिवाल्सर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ? तो रिवाल्सर किसका जन्म स्थल है? रिवाल्सर पड़ता है मंडी जिले में। और ये किनका जो है तो जन्म स्थल है? तो ये है पद्म संभव का। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, टेम्पल ऑफ बगलामुखी इज लोकेटेड नियर? तो बगलामुखी का मंदिर किसके समीप में है? तो बगलामुखी मंदिर कहाँ पर है? तो यह कांगड़ा के देहरा में है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द गद्दीज आर? तो गद्दी कैसे होते हैं? तो गद्दी होते हैं मोनोगैमस, यानी कि एक विवाही। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और गद्दियों के ही बीच में जो है तो नवाला त्योहार मनाया जाता है। तो ये भी फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है। 147 की बात करें, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स फ्लोरिस्ट इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ? तो चित्रकला की अर्की शैली किस रियासत में समृद्ध हुई थी? तो वो किस रियासत में समृद्ध हुई थी? अर्की का आपको पता होना चाहिए, यह भागल के अंडर आती थी। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, चित्रकला की जो अर्की शैली थी वो कौन सी रियासत में समृद्ध हुई थी? तो वो हुई थी भागल रियासत में। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो भागल रियासत थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना अजय देव के द्वारा देखो करवाई गई थी। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। भागल रियासत के अंतिम राजा कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में बन चुका है। तो वो थे राजेंद्र सिंह। ये वाला फैक्ट भी देखो आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह एक और क्वेश्चन देखो आपसे पूछा जाता है चित्रकला के बारे में। आपसे पूछा जाता है बसौली चित्रकला के बारे में। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि बसौली चित्रकला शैली किसके समय जो है तो फली फूली थी? तो किसके समय फली फूली थी? तो राजा कृपाल पाल के समय जो है तो फली फूली थी। ये नाम भी आपने ध्यान में रखना है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार हमीरपुर बोर्ड में पहले पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर साल्ट माइंस? तो हिमाचल का कौन सा जिला नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑब्वियसली कौन सा है? तो वो है मंडी जिला। मंडी जिले में आप सभी को पता है गुम्मा और द्रंग की खानें हैं। और वो कौन सी धार में पड़ती हैं? तो यह घोघर धार में पड़ती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल के कौन से जिले में स्थित है? तो ऑब्वियसली कहाँ पर है? तो वह है कुल्लू में। आप सभी को पता है हिमाचल में टोटल जो है तो 5 नेशनल पार्क हैं। एक तो हो गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, एक है इंद्र किला, एक है खीर गंगा, एक है पिन पार्वती और एक है सिंबलवाड़ा। सबसे बड़ा कौन सा है? तो वह है ग्रेट हिमालयन। और सबसे छोटा कौन सा है? तो वह है सिंबलवाड़ा।
सिंपलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ता है सिरमौर में। पिन वैली कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ता है लाहौल स्पीति में। बाकी ये जो 3 हैं, ग्रेट हिमालयन, इंद्रकिला और खीर गंगा, ये तीनों कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये पड़ते हैं कुल्लू में। एक क्वेश्चन आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसकी स्थापना कब की गई थी और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था? ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और एक सबसे छोटा हमने देखा सिंपलवाड़ा, सिंपलवाड़ा ये जो नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब की गई थी? वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। ये क्वेश्चन मैं आपको बार-बार करवाता रहता हूँ, जो भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क है या फिर सबसे छोटा नेशनल पार्क है, उसका देखो एरिया भी आपको पता होना चाहिए, वो स्थापित कब हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। ये कुछ एक फैक्ट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन व्हिच ईयर नाथप्पा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च, तो नाथप्पा झाकड़ी जल परियोजना किस वर्ष में जो है तो प्रारंभ हुई थी? तो ये कौन से वर्ष में प्रारंभ हुई थी? 1988 में यह प्रारंभ हुई थी। और ये कहाँ पर है? तो यह है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो नाथप्पा झाकड़ी जल परियोजना है, इसकी देखो कैपेसिटी कितनी है? तो कितनी इसकी कैपेसिटी है? तो इसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नाथप्पा झाकड़ी परियोजना को कौन सी एजेंसी एग्जीक्यूट करने वाली है? तो वह सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये भी पॉइंट देखो आपको ध्यान में रखने हैं। और एक और पॉइंट आपको इस परियोजना के बारे में पता होना चाहिए कि केंद्र राज्य की यह एक संयुक्त परियोजना है। केंद्र और राज्य की देखो यह एक संयुक्त परियोजना है और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसको शुरू किया गया था, यानी कि विश्व बैंक के सहयोग से इसको शुरू किया गया था। तो ये 2-3 फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, थोड़े से हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर के 155 तक आपको जो है तो यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151 की बात करते हैं। कैन आई स्टे डैश द वीक एंड, तो 151 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। कैन आई स्टे अंटिल द वीक एंड, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 152 की बात करें, यू आर वेरी पेशेंट डैश मी, 152 का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यू आर वेरी पेशेंट विद मी। 153 की बात करें, लेट्स ट्राई टू एग्री डैश ए डेट, 153 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लेट्स ट्राई टू एग्री ऑन ए डेट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 154 की बात करें, द टायर ऑफ ए मूविंग कार प्रेसेज डैश द रोड, तो 154 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, द टायर ऑफ ए मूविंग कार प्रेसेज अगेंस्ट द रोड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 155 की बात करें, वी शुड अबाइड डैश द सेम लॉ ऑफ लैंड, 155 का देखो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वी शुड अबाइड बाय द सेम लॉ ऑफ लैंड, ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156 से लेकर के 160 तक आपके पास यहाँ पर एक वर्ड दिया गया होगा और उसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है। तो 156 की बात करें, क्लर्जी, क्लर्जी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो वो होता है पादरी। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लेटी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेटी क्या होता है? तो वो होता है गृहस्थ व्यक्ति। और पादरी क्या होता है? आप सभी को पता होगा, यह जो है तो गृहस्थ जीवन से बिल्कुल अलग होते हैं, यानी कि यह सांसारिक गतिविधियां छोड़ चुके होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 157 की बात करें, वल्गर, वल्गर क्या होता है? तो वो होता है असभ्य। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ग्रेसफुल, ऑप्शन डी करेक्ट। 158 की बात करें, एबोरेंस, एबोरेंस देखो क्या होता है? तो वो होता है घृणा। तो इसका अपोजिट मीनिंग देखो क्या हो जाएगा? तो घृणा का अपोजिट हो जाएगा लाइकिंग, यानी कि पसंद करना, ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 159 की बात करें, इनफ्रिंज, इनफ्रिंज देखो क्या होता है? इनफ्रिंज होता है उल्लंघन करना या फिर रूल ब्रेक करना। तो उल्लंघन करना या फिर रूल ब्रेक करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कीप, कीप होता है बनाए रखना। 159 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 160 की बात करें, मैजेस्टिक, तो मैजेस्टिक देखो क्या होता है? मैजेस्टिक होता है आलीशान। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पाल्ट्री, पाल्ट्री देखो होता है तुच्छ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कुछ हिंदी के क्वेश्चंस की। किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो किरण का पर्यायवाची हो जाएगा अंशु, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 162 की बात करें, जो देखा न जा सके के लिए एक शब्द देखो क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अदृश्य, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 163 की बात करें, अकल चरने वाला मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट करना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 164 की बात करें, मनु प्लस अंतरह की संधि देखो क्या हो जाएगी? तो इसकी संधि देखो क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी मनवनंतर, ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे। 165 की बात करें, शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो शुद्ध शब्द देखो आपको बताना है, तो वो हो जाएगा अत्युक्ति। अत्युक्ति देखो इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 166 की बात करें,
पृथ्वी का विशेषण देखो आपको बताना है, तो पृथ्वी का विशेषण हो जाएगा पार्थिव, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 167 की बात करें, मधुर की भाववाचक संज्ञा आपसे पूछी गई है, मधुर का भाववाचक क्या हो जाएगा? 167 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माधुर्य। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 168 की बात करें, माँ बाप में समास कौन सा हो जाएगा? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 169 की बात करें, संज्ञा शब्द है, तो देखो संज्ञा शब्द कौन सा है? 169 की अगर बात करें तो ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देव जो है एक संज्ञा शब्द है। बाकी अगर आप ऐसी ही और वीडियोस को देखो रिवाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है रिवाइज सीरीज करके, वो आप अभी जो है तो स्क्रीन पर भी देख सकेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकेंगे। 170 की बात करें, ट वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मूर्धा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने आपको अभी बताया कि हमने रिवाइज सीरीज करके एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो ऐसी ही आप और वीडियोस को भी रिवाइज करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर भी आप रिवाइज सीरीज करके एक लिंक देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।